Hello friends, welcome back to Grow Up Mantra. Now we are connecting with Grow Up Mantra. Grow Up Mantra के साथ हम और आप जुड़ चुके हैं साथियों। जो हमने अपना तैयारी का एक क्रम शुरू किया है, जो हमारा सीटेट एग्जामिनेशन चल रही है, उसमें शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल है। इसी के साथ हमारी वर्तमान में एक नया नोटिफिकेशन इशू हुआ है KVS का, जिसमें भी शिक्षण शास्त्र को काफ़ी अच्छा महत्व दिया गया है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इस सेशन को हमने स्टार्ट किया है पेडागोजी का, यानी कि शिक्षण शास्त्र का, जिसमें अब तक हमने अपनी 4 क्लासेस कर ली हैं। तो आज हमारी इसमें इसी क्रम में शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी में क्लास 5 होगी। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली 4 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन पिछली 4 क्लासेस का लिंक है। साथ ही हमारी EVS और CDP जैसे अन्य विषयों पर भी आधारित क्लासेस के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप चाहें तो उनको भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं, उन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। तो साथियों, आज के हमारी इस क्लास में KVS और सीटेट को लेकर जो हमने ओरिएंटेटेड करते हुए इस क्लास को, इस सेशन को स्टार्ट किया है शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी, जिसमें अभी हम फिलहाल अपने पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र की थ्योरी को कवर कर रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को, सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अपनी अगली क्लासेस में हम आने वाली अगली क्लासेस में जो है हम MCQ क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे। तो चलते हैं साथियों फटाफट से अपने आज के सेशन की ओर, इस क्लास की ओर, जिसमें आज हम अपने जानेंगे शिक्षण कौशल क्या होते हैं, व्हाट इज टीचिंग स्किल्स। तो अपने इस सेशन में चलते हैं फटाफट से बिना कोई देरी किए। शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा शिक्षण कौशल। अब तक हमने इससे पहले शिक्षण क्या है, शिक्षण के सूत्र क्या हैं, शिक्षण विधियां क्या हैं, आदि आदि चीजों को इसमें जाना था। तो उसी क्रम में आज हम जानेंगे कि शिक्षण कौशल किसे कहते हैं, टीचिंग स्किल्स हमारे क्या होते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि शिक्षण किसे कहते हैं, तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। बालक की जो भी चीजें हैं, सभी प्रकार के जो भी उसके पक्ष हैं, उनको विकसित करने के लिए जब विद्यालय में शिक्षक के द्वारा विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न विधियों के तरीके से, विभिन्न युक्तियों को लगाकर, विभिन्न सूत्रों के माध्यम से जब हम उनको उन उद्देश्यों को पूर्ति करने हेतु, उनके अंदर विभिन्न पक्षों का विकास करने हेतु जो भी क्रियाएं करते हैं, उसी को शिक्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि एक उद्देश्यपूर्ण और एक व्यापक प्रक्रिया मानी गई है। जी हाँ साथियों, जो हमारा टीचिंग है वो एक व्यापक प्रक्रिया मानी गई है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया मानी गई है। और साथियों, जब कोई प्रक्रिया, एक उद्देश्य होता है किसी भी काम को करने का, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रयास करने होते हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें करनी होती हैं जिसके माध्यम से हम अपने उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाते हैं। तो शिक्षक को कक्षा में शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की चीजों का ध्यान रखना होता है, तो जिसके संदर्भ में शिक्षक के अंदर कुछ गुण होने चाहिए, विभिन्न प्रकार की चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो उसी से संबंधित एक और आवश्यक तत्व होता है किसी भी टीचर के लिए, जिसको कहते हैं टीचिंग स्किल्स। तो शिक्षण कौशल क्या है, अर्थात किसी भी कार्य को करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, तो उन्हीं टेक्निक्स को हम कौशल के नाम से जानते हैं। तो साथियों, शिक्षण कौशल क्या होते हैं, इसको जानने से पहले सबसे पहले जरूरत है कि हमें यह जानना कि कौशल किसे कहते हैं। जी हाँ साथियों, शिक्षण कौशल को जानने से पहले आवश्यक है कि हम पहले जानेंगे कौशल किसे कहते हैं, व्हाट इज स्किल्स, व्हाट आर स्किल्स, कौशल किसे कहते हैं। तो जानते हैं पहले कि कौशल का मतलब क्या है। तो साथियों, इस प्रकृति में हम कोई भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न प्रकार से हम अपने विभिन्न क्रियाओं में शामिल होते हैं। तो उन क्रियाओं को करने के पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं। तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें विभिन्न प्रकार से प्रयास करने पड़ते हैं, लक्ष्य हमारे बड़े होते हैं, और किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम विभिन्न उद्देश्यों से होकर गुजरते हैं। तो उन उद्देश्यों के लिए भी अपनी कुछ एक समय बाध्यता होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं। तो कहने का मतलब है कि काम तो सभी करते हैं, लेकिन फिर हम कौशल किसे कहें, स्किल कैसे कहें। किसी को कहते हैं ना ये एक स्किल्ड पर्सन है, तो हम फिर किसको कहते हैं कि ये स्किल्ड पर्सन है। तो काम तो सभी करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को किसी भी काम को करने के जो उनके ढंग हैं वो समान रूप से नहीं होते हैं। जी हाँ साथियों, कुछ व्यक्ति किसी काम को बहुत कम समय में करते हैं, बहुत कम मेहनत से करते हैं, और कम संसाधनों के होते हुए भी वे उन चीजों को, अचीवमेंट्स को प्राप्त कर लेते हैं। तो कौशल का मतलब क्या है, तो कौशल एक प्रकार की एक ऐसी विधि है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सोच है, या एक ऐसा किसी भी काम को करने का ढंग है, एक ऐसी व्यवस्था है
जिसके अंतर्गत किसी काम को करने में क्या होता है, जब किसी के अंदर कौशल विकास होता है, हम कह रहे हैं कि हम इसके अंदर कौशल विकास कर रहे हैं, तो इस बात के मायने इस बात से होते हैं कि एक बालक के अंदर या किसी भी इंसान या व्यक्ति के अंदर ऐसे गुणों का विकास करना, ऐसे गुणों का विकसित होना जो किसी भी काम के संदर्भ में एक ऐसी उपलब्धि हासिल होती है जिसमें क्या हो, हमारा समय कम लगे, परिश्रम कम लगे, संसाधन या रिसोर्सेस हमारे कम लगे, धन भी कम लगे, लेकिन उद्देश्य की पूर्ति क्या हो, बहुत ज्यादा हो। तो साथियों, हम समय लगाकर, परिश्रम लगाकर, संसाधन लगाकर, धन लगाकर किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति तो कर ही लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी मानी गई है क्योंकि समय मूल्यवान है और परिश्रम भी अपने आप में एक समय बाद क्या होता है, परिश्रम की भी एक हद होती है, तो उसके बाद भी उसमें नीरसता आ सकती है, थकान हो सकती है और रिसोर्सेस भी कहीं ना कहीं हमारे काफी हद तक सीमित होते हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक या दो काम नहीं करने जीवन में, विभिन्न प्रकार की चीजें करनी है और भी लोगों को या और भी तरीके से विभिन्न प्रकार के अन्य लोगों को भी उसमें शामिल करना है आगे चल के, तो रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक समय बाद सीमित हो जाते हैं और धन तो खैर है ही कि जितना कम खर्च हो उतना ही अच्छा। तो इसलिए इस दृष्टि से हमारा, इस उद्देश्य से हमारी एक भावना होती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रयास किया जाए कि समय कम लगे, परिश्रम कम करना पड़े, संसाधन कम जुटाने पड़े और धन यानी कि खर्चा भी कम हो और उद्देश्य की प्राप्ति क्या हो, सर्वाधिक हो या मैक्सिमम हो। तो जब समय, कम परिश्रम, कम संसाधन और कम धन के माध्यम से भी जब अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है तो ऐसा इस प्रकार का जो कार्य करने का ढंग है वो क्या कहलाता है, एक कौशलपूर्ण ढंग कहलाता है। तो कौशल विकास क्या है, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी बालक के अंदर एक ऐसे गुणों का विकास करना किसी कार्य के संबंध में जिसमें कि वह कम समय में, कम परिश्रम में, कम संसाधन में या कम धन में भी अधिक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, तो उसी को हम स्किल्ड पर्सन या कौशल विकास कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा कि कौशल किसे कहते हैं। अब बात करते हैं अपने शिक्षण कौशल की कि शिक्षण कौशल क्या है। तो साथियों, किसी भी काम को करने के लिए हमने एक ऐसी टेक्निक्स, एक ऐसे एडिक्ट्स किसी में डेवलप कर लिए, एक ऐसी चीजों को विकसित कर लिया जिससे कि अब वो उसमें क्या है, परिपक्व है, यानी कि आसानी से उन चीजों को कर सकता है, तो उसी को कहते हैं हमारे कौशल। अब टीचिंग भी एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हैं, एक समय है, निश्चित समय अवधि होती है, निश्चित संसाधन होते हैं, कई बार संसाधनों की कमी भी हो सकती है और बालकों की कई बार विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं या कई प्रकार के, अक्सर बालक तो मुख्य रूप से व्यक्तिगत रूप से भिन्नताएं उनमें पाई ही जाती है। तो उन परिस्थितियों में भी हमारे जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं उनमें किसी भी प्रकार से कोई कमी ना रहे या हम अपने उद्देश्यों को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें, तो उसी के क्रम में या उसी के संबंध में उस प्रकार की भावनाओं को, उस प्रकार के कौशलों को विकसित करना ही क्या कहलाता है, शिक्षण के संदर्भ में हमारा शिक्षण कौशल या टीचिंग स्किल्स कहलाता है। जानते हैं साथियों एक एक बिंदुवार इनको और डिटेल में। तो शिक्षण कौशल से मतलब है कि जब एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय जो भी व्यवहार करता है, बिल्कुल साथियों, जब एक टीचर एक क्लास में जाता है और उस दौरान अपने क्लास में अपने बच्चों के साथ, अपने छात्र व छात्राओं के साथ जो भी व्यवहार करता है या जो भी क्रियाएं करता है, वे सभी क्या कहलाते हैं, उसके शिक्षण कौशल कहलाते हैं। बिल्कुल साथियों, टीचिंग स्किल्स कहलाते हैं। एक शिक्षण कौशल व्यवहारों का एक ऐसा समूह माना गया है जिसमें विभिन्न शिक्षण कौशल मिलकर एक शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। बिल्कुल साथियों, जब एक शिक्षक कक्षा में जाता है और विभिन्न प्रकार से बच्चों को साथ इंटरेक्शन करता है, विभिन्न प्रकार के सवाल जवाब करना, इधर उधर की अन्य चीजों, युक्तियों को जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की चीजों को बच्चों को समझाना, ब्लैक बोर्ड पर लिख के समझाना, चित्र या मॉडल दिखाना, विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को प्रस्तुत करना, ये सभी चीजें जब प्रस्तुत करता है तो कहीं ना कहीं वह सब जो भी क्रियाएं हैं वही मिलकर ही हमारे शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण कर रही हैं। और अगर वह प्रक्रियाएं बिल्कुल सटीक हैं, बालकों की इच्छाओं के या उनकी रुचि के या उनकी आवश्यकताओं के या उनकी क्षमताओं के अगर अनुरूप हैं, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, यानी कि जो आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों, उद्देश्यों की पूर्ति करती हों। तो अगर ऐसी प्रक्रियाएं हमारी क्लास में, किसी भी कक्षा में शिक्षक के द्वारा की जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर वह क्या कहलाएंगे, शिक्षण कौशल कहलाएंगे। शिक्षण कौशल क्या है, जो है हमारे विभिन्न प्रकार के व्यवहार हैं जो शिक्षक के द्वारा एक कक्षा में किए जाते हैं, जिसको ही हम क्या कह सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग एटीट्यूड के नाम से इसको जाना जाता है।
शिक्षण कौशल ही कि शिक्षक के उत्तम शिक्षण तथा अनुपयुक्त शिक्षण का निर्माण करते हैं। बिल्कुल साथियों, अगर शिक्षकों में इस प्रकार की भावना है, इस प्रकार के उसमें कौशलों का विकास हुआ है कि वे बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वह शिक्षण कैसा शिक्षण बन जाता है, एक प्रभावशाली शिक्षण बन जाता है। बच्चों को उसमें चीजें रोचक लगती हैं, समझ में आती हैं और ज्ञानवर्धक होती हैं, यानी कि बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का भी विकास होता है, साथ ही साथ उसके क्रियात्मक व भावात्मक पक्षों का भी विकास होता है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर किसी शिक्षक में कौशल है या उसका शिक्षण जो है वो कौशल युक्त है, तो वह शिक्षण कैसा कहलाता है, उत्तम शिक्षण कहलाता है, और वह शिक्षक भी हमारा एक उत्तम शिक्षक के नाम से कहलाया जाता है या उसको उत्तम शिक्षण की संज्ञा दी जा सकती है। तो इसके माध्यम से ही अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है, क्योंकि एक शिक्षक जब विभिन्न प्रकार की ऐसी युक्तियों का प्रयोग करता है जिससे बच्चों को क्षमताओं की पूर्ति हो रही है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, उनकी रुचि को ध्यान में रखा जा रहा है और विभिन्न प्रकार से हर चीज का पोषण किया जा रहा है बच्चों संबंधी उनकी विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का, तो इस पर क्या है, तो इससे क्या होगा कि बच्चों का जो अधिगम है उसकी गति स्वतः ही तेज होती चली जाती है, चीजें बच्चों को जल्दी समझ में आती हैं, आसानी से समझ में आती हैं, और सिर्फ बच्चे का ज्ञानात्मक पक्ष का ही नहीं, साथ ही साथ क्रियात्मक व भावात्मक पक्ष का भी विकास होता है। तो अधिगम की प्रक्रिया बिल्कुल शिक्षण कौशल अगर शिक्षक में है तो बिल्कुल अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होगी, बच्चों का अधिगम का जो स्तर है वो तेजी से बढ़ता चला जाएगा। अर्थात कक्षा में बच्चों का जो अधिगम का स्तर है वो शिक्षण के कौशल युक्त होने पर ही निर्भर करता है। अगर हमारा शिक्षक जो है एक कौशल युक्त व्यक्ति है, उसको शिक्षण कौशलों का अच्छे से विकास है, तो बिल्कुल अधिगम अधिक होगा, और अगर हमारा शिक्षक जो है उसे शिक्षण कौशल का अच्छे से ज्ञान नहीं है तो निश्चित तौर पर अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होगी और बच्चों का अधिगम का स्तर उस स्तर से नहीं होगा जितना हो सकता है या होना चाहिए। अब है जब किसी शिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बिल्कुल साथियों, तो इसी उद्देश्य से, क्योंकि शिक्षण हमारी एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, तो इसी दृष्टि से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब किसी शिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डाइट, आप जो भी कहते हैं इनको, ये सभी जो है हमारे शिक्षण के प्रशिक्षण कोर्स कहलाते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, जिसमें हमारे को या क्या सिखाया जाता है, हाउ टू टीच। तो इसी को ही, प्रशिक्षण को ही जब दिया जाता है तो प्रशिक्षण के समय उसमें अनेक प्रकार के कौशलों का विकास किया जाता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है कि बालक के संदर्भ में हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, कौन कौन सी क्रियाओं को किस प्रकार से अपने व्यवहार में शामिल करना है, किन किन परिस्थितियों में हमें किस प्रकार के व्यवहार को प्राथमिकता देनी है। तो वही हमारा किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक शिक्षक के अंदर विकसित किए जाते हैं, हमारे कौशलों का विकास, अर्थात शिक्षण जो भी हमारे शिक्षक प्रशिक्षण होते हैं उनके माध्यम से कराया जाता है, जिससे उसके द्वारा कक्षा में अध्ययन के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े या किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और छात्रों को भी आसानी से चीजें समझ में आए और अधिगम का स्तर क्या हो, बढ़ता चला जाए। अब कुछ कथन या परिभाषाएं देख लेते हैं शिक्षण शास्त्र के हमारे जो है शिक्षण कौशलों से संबंधित। तो क्लार्क कहते हैं, क्लार्क के अनुसार शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। बिल्कुल साथियों, एक ऐसे व्यवहार को ही हम शिक्षण कौशल कहते हैं जो बच्चों में परिवर्तन लाने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए और उनकी जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए जो भी व्यवहार किए जा रहे हैं वह सभी हमारे शिक्षण कौशल के नाम से जाने जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लार्क। क्लार्क कहते हैं इस बात को। अगला है ब्राउन के अनुसार। ब्राउन क्या कहते हैं, शिक्षण एक पक्षीय क्रिया प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक के द्वारा विभिन्न क्रिया, प्रश्न पूछना, सुनना, छात्रों के उत्तर जानना तथा प्रतिफल देना, पुनर्बलन देना तथा अन्य क्रिया करना है। तो ब्राउन कहते हैं कि शिक्षण एक पक्षीय प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं इसमें मुख्य रूप से जो काम करना है वो एक शिक्षक को ही करना होता है। तो जब शिक्षक किसी कार्य को करता है तो निश्चित तौर पर उसको कक्षा में जो मेन इंस्ट्रक्शन का वर्क है, जो मेन उसको जो टारगेट्स पूरे करने हैं वो शिक्षक को करने हैं, ना कि बच्चों को। बच्चों को तो समझना है, तो उसके आधार पर शिक्षक को विभिन्न प्रकार की चीजें करनी होती हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी होती हैं। तो वे सभी क्रियाएं ही क्या कहलाती हैं, अकॉर्डिंग टू ब्राउन शिक्षण कौशल कहलाते हैं।
अब एक बार बिंदुवार शिक्षण कौशलों के बारे में समझते हैं। बिल्कुल, जो हमने बातें समझी अभी तक जानी, हमने जिन पे बारे में अभी तक हमने डिस्कशन किया, उनको बिल्कुल पॉइंट वार बिंदुवार अकॉर्डिंग टू एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उसके आधार पर बिल्कुल सटीक शब्दों के साथ एक बार फिर से इनको समझते हैं, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनाते हैं। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण कार्य में कुशलता प्राप्त करने से संबंधित है। बिल्कुल साथियों, शिक्षण कौशल क्या है? जो हमें हमारे टीचिंग वर्क में कुशलता प्राप्त करने में, जो हमारा किसी भी चीज में परफेक्शन से अगर हम बात करें तो कुशलता का मतलब परफेक्शन से है। तो ऐसी टीचिंग में जो हमें परफेक्शन में काम करते हैं, या जो हमारा परफेक्शन जो है हमारा टीचिंग में, वो किसके कारण होता है? शिक्षण कौशल के कारण होता है। शिक्षण कौशल शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, शिक्षण एक जो है हमारी शिक्षा है, या शिक्षण जो है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो उसकी प्राप्ति को करने में, उसकी प्राप्तियों को करने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन व्यवहारों का प्रयोग कर रहे हैं, वे हमारे शिक्षण कौशल हैं। अर्थात शिक्षण कौशल हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं। शिक्षण कौशल कक्षा में अंतर क्रिया की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल साथियों, इसके माध्यम से हम बालकों के ज्ञान में परिवर्तन कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं। अर्थात बालकों की इच्छाओं, और रुचियों, आवश्यकताओं के अनुसार जब हम उद्देश्यपूर्ण रूप से किसी व्यवहार को अपनाते हैं, तो वही हमारे शिक्षण कौशल कहलाते हैं। शिक्षण कार्य जो क्या है, जो हमारे शिक्षण कौशल है, वो क्या करते हैं? वो हमारे शिक्षण कार्य को आधार प्रदान करते हैं, एक बेस, एक फाउंडेशन का निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की अन्य चीजों को कर पाते हैं। और साथ ही हमारे जो शिक्षण कौशल हैं, वो हमें सीखने में सहायक तक होते हैं, या हमें सीखने में या सिखाने में सहायता प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि शिक्षणों के कौशलों के माध्यम से ही हमारा जो शिक्षण है वो कैसा बनता है? एक प्रभावशाली बनता है। तो प्रभावशाली एक शिक्षण के लिए हमारे शिक्षण कौशलों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी के माध्यम से हमारा जो भी शिक्षण है वो यूजफुल हो पाता है, बच्चे एक्टिव रह पाते हैं और बच्चों का हम पोषण कर पाते हैं। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे शिक्षण कौशल हैं, ये हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाने में हमारी सहायता करते हैं। आगे जानेंगे अब हम अपने इसमें बिंदु अगला, शिक्षण कौशलों के प्रकार। तो अभी हमने जाना कि कौशल किसे कहते हैं और शिक्षण कौशल किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे अपना अगला बिंदु, शिक्षण कौशलों के प्रकार। जो हमारे टीचिंग स्किल्स हैं उनके कितने टाइप्स हैं। तो चलते हैं साथियों, हमारे टीचिंग जो स्किल्स हैं, तो साथियों ये अलग अलग के सभी के अनुसार इनको बताया गया है। किसी ने कितने बताए हैं, किसी ने कितने। तो एग्जाम के हिसाब से जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम खाली इसमें उन्हीं के बारे में जानेंगे। कहने को तो बहुत लोगों ने अलग अलग प्रकार से बताए हैं, तो जो खास हैं, जो हमारी स्पेशल जो ट्रेनिंग कोर्सेज की बुक्स हैं या पेपर्स हैं, उनमें जिनको शामिल किया गया है, तो उन्हीं के बारे में अपनी इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि हमारे शिक्षण कौशलों के कितने प्रकार हैं। तो पहला जानते हैं हम अपना सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एलन तथा रॉयन के अनुसार हमारे कितने शिक्षण कौशल हैं। तो साथियों हम पहले इसमें जानेंगे कि किन किन के अनुसार कितने कितने कौशल हैं और उनके नाम। फिर अंत में हम जो खास हमारे शिक्षण कौशल हैं उनके बारे में जानेंगे, ये किससे संबंधित होते हैं और उसमें क्या कराया जाता है। और फिलहाल हम बस इतना जानेंगे कि किन के अनुसार कितने हैं और वो कितने जो भी हैं उनके क्या क्या नाम हैं। और फिर जानेंगे जो खास हमारे शिक्षण कौशल हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो पहला है एलन तथा रॉयन के अनुसार हमारे शिक्षण कौशल कितने होते हैं। ये कई बार आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो एलन तथा रॉयन के अनुसार हमारे शिक्षण कौशलों की संख्या होती है 14, यानी कि 14, जिनके नाम हैं उद्दीपन परिवर्तन, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा है मौन एवं अशाब्दिक संकेत, चौथा है छात्र सहभाग को पुनर्बलन देना, पांचवा है प्रश्न प्रवाह, छठा है अनुशीलन प्रश्न, सातवां है उच्च स्तरीय प्रश्न, आठवां है अपसारी प्रश्न, 9 अबंधात्मक व्यवहार प्रश्न, 10वां है स्पष्टीकरण एवं उदाहरणों का प्रयोग, 11वां है अभिव्यक्ति पूर्णता, 12वां है व्याख्यान तथा 13वें नंबर पर है नियोजित पुनरावृत्ति और 14वां कौशल बताया है इन्होंने समापन। तो साथियों बस इनके नाम याद रखने, इनके अंदर डिटेल कुछ नहीं पूछी जाती। कई बार बस इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि एलन तथा रॉयन के अनुसार हमारे कितने शिक्षण कौशल हैं, या ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो इतना पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एक एलन तथा रॉयन के अनुसार एक शिक्षण कौशल नहीं है। तो ये हमने जाना
अकॉर्डिंग टू एलन तथा राइन के अनुसार हमारे शिक्षण कौशल 14 उद्दीपन परिवर्तन प्रस्तावना मौन एवं अशाब्दिक संकेत छात्र सहभाग को पुनर्बलन देना प्रश्न प्रवाह अनुशीलन प्रश्न उच्च स्तरीय प्रश्न अपसारी प्रश्न प्रबंधात्मक व्यवहार प्रश्न स्पष्टीकरण एवं उदाहरण का प्रयोग अभिव्यक्ति पूर्णता व्याख्यान नियोजित पुनरावृत्ति तथा समापन। तो यह हमने जाना। अगला जानते हैं हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के अनुसार। बिल्कुल साथियों, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के अनुसार हमारे शिक्षण कौशलों की संख्या है 7। जी हां साथियों, कितने होते हैं? 7। तो जिसमें हमारे नाम है, पहला है मानसिक कौशल यानी कि मेंटल स्किल, दूसरा है क्रियात्मक कौशल एक्टिव स्किल, प्रश्न कौशल क्वेश्चनिंग स्किल्स, चौथा है लघु वर्ग एवं व्यक्तिगत अनुदेशन कौशल स्किल्स ऑफ स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, फिफ्थ है छात्र विकास चिंतन कौशल डेवलपिंग पीपल थिंकिंग स्किल्स, छठा है कक्षा कक्ष प्रबंधन एवं अनुशासन कौशल स्किल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, और अंतिम 7वां है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के अनुसार मूल्यांकन कौशल इवैल्यूएशन स्किल। तो साथियों, ये हमने जाने, सिर्फ नाम से परिचित हो रहे हैं और संख्या और किसके अनुसार, इनके बारे में डिटेल अपने अंत में लास्ट में जानेंगे, वो भी जो खास खास कौशल हैं उन सभी के बारे में। तो एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के अनुसार हमारे शिक्षण कौशलों की संख्या 7 बताई गई है। मानसिक कौशल, क्रियात्मक कौशल, प्रश्न कौशल, लघु वर्ग एवं व्यक्तिगत अनुदेशन कौशल, छात्र विकास चिंतन कौशल, कक्षा कक्ष प्रबंधन एवं अनुशासन कौशल, मूल्यांकन कौशल आदि। अगला है डॉक्टर बी के पासी के अनुसार। तो बात करें हम अपने डॉक्टर बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशलों की, तो इन्होंने इनकी संख्या 13 बताई है। जी हां साथियों, डॉक्टर बी के पासी, अकॉर्डिंग टू बी के पासी देयर आर 13 टीचिंग स्किल्स। नाम है उनके अनुदेशीय, उद्देश्य लेखन, पाठ प्रस्तावित करना, उद्दीपन, परिवर्तन, दृष्टांत कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल, अनुशीलन प्रश्न कौशल, मौन तथा अशाब्दिक संकेत पुनर्बलन कौशल, छात्र सहभाग में वृद्धि कौशल, श्याम पट्ट प्रयोग कौशल, अवधानात्मक व्यवहार कौशल, पहचानना कौशल तथा समापन कौशल। तो बी के पासी के अनुसार ये 13 इनके नाम थे जो कि हमने अभी चर्चा की। अब जानेंगे अपना अगला निर्धारित मुख्य कौशल। बिल्कुल साथियों, सभी ने अपने अपने अनुसार अलग अलग दिए हैं, लेकिन एक बार हम उन सभी अब कौशलों की चर्चा करेंगे जो जितने भी किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी ने कोई ना कोई कौशल पे चर्चा की है और अपने अपने अनुसार बताएं। किसी ने 7, किसी ने 13, किसी ने 14, लेकिन अब हम जानेंगे उन सभी के नाम जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किसी ने भी इसको कौशल के नाम से पुकारा है। तो एक बार जान लेते हैं कि हमें इतना तो पता होना चाहिए कि कोई ना कोई इस नाम से भी कोई कौशल होता है। तो इसलिए हम एक बार उन सभी कौशलों का नाम जानेंगे जो किसी भी प्रकार से किसी ना किसी ने उनको पुकारा है, कहा है, या उनको कहीं ना कहीं उनके बारे में चर्चा की है या उनको शामिल किया है। तो बस उनके कम से कम हमें उनके नाम से तो परिचित होना ही चाहिए। तो जानते हैं उसमें कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे हैं ये, बस हम इनके नाम से परिचित होना चाह रहे हैं कि हमें पता हो कि ये भी कोई शिक्षण कौशल हमारा होता है। तो पहला है शिक्षण उद्देश्य लेखन कौशल, राइटिंग ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव स्किल्स, विन्यास प्रेरण भी हमारा एक कौशल है, दृष्टांत कला एक भी कौशल है, मौन एवं अशाब्दिक संकेत के माध्यम से भी एक कौशल है, पाठ गीत भी हमारा एक शिक्षण कौशल है, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना भी एक शिक्षण कौशल है, प्रश्न प्रवाहता फ्लुएंस इन क्वेश्चनिंग भी एक हमारा शिक्षण कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन भी हमारा एक शिक्षण कौशल होता है। साथियों, इनको थोड़ा सा याद करना कठिन हो सकता है, तो कोई नहीं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रखें या हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको इनकी PDF मिली जाती है, तो वहां से उनको डाउनलोड करके अपने नोट्स में इनको शामिल कर लें ताकि आपको एक बार इनको
याद रखने में आसानी हो, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसे अंदर से क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछेगा कि आपको क्रम से नाम हो याद होने चाहिए, बस आपके थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसमें कि अभी मैं आपको जो खास खास शिक्षण कौशल है उनके बारे में तो अभी आपको डिटेल बताऊंगा ही निश्चित तौर पर। तो और है हमारा एक श्यामपट्ट का प्रयोग करना, एक ये भी कौशल होता है, श्यामपट्ट कौशल के नाम से जिसे जाना जाता है। एक होता है हमारा व्याख्यान कौशल, बिल्कुल, एक होता है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, एक हमारा पुनर्बलन कौशल भी होता है, एक हमारा होता है व्याख्यान कौशल, छात्र संभाविता विस्तार एक कौशल यह भी होता है। शिक्षण कौशल के संदर्भ में अगला है छात्र व्यवहार अभिज्ञान कौशल, उच्च स्तरीय प्रश्न कौशल, विभक्ति प्रश्न कौशल, पाठ समापन कौशल, और है हमारा पुनरावर्ती कौशल, कक्षा प्रबंधन कौशल, संप्रेषण पूर्णता कौशल, गृह कार्य कौशल, काठिन्य निवारण कौशल, आदर्श पाठ कौशल, और है हमारा उच्चारण कौशल। तो साथियों ये कुछ हमारे कौशल्स के नाम थे जो हमारे सभी शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार से जब कक्षा में शिक्षक के द्वारा विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल की जाती हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं, तो वही व्यवहारों में से ये एक थे हमारे सभी हमारे ये वाले कौशल। तो अब हम जानते हैं अपने खास खास जो हमारे कौशल्स हैं उनके बारे में डिटेल की, आखिर इनका नाम के आधार पर इतना तो समझ में आए कि नाम से तो है कौशल, लेकिन इन कौशल्स में आखिरकार होता क्या है। तो जो खास खास कौशल है जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं, या जो जानने लायक मोस्ट इंपॉर्टेंट कौशल हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लगभग 9-10 कौशल हैं जो बहुत ज्यादा जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जानते हैं हमारा सबसे पहला कौशल है प्रस्तावना कौशल, जो आपने अक्सर सुना होगा, इंट्रोडक्शन स्किल जिसे कहते हैं। तो पहला है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल किसे कहते हैं? तो साथियों जैसा कि आप प्रस्तावना का मतलब समझते हैं, इंट्रोडक्शन से कहते हैं। तो साथियों किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी चीज को करने से पहले सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता होती है वो इंट्रोडक्शन की होती है। तो कक्षा में जब एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण किया जाता है तो सबसे पहले जो एक्टिविटी की जा रही है, जो भी पहला व्यवहार किया जा रहा है, उसको प्रस्तावना कौशल के नाम से जाना जाता है। जिसमें क्या होता है तो जानते हैं डिटेल में। शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को पाठ को अच्छे तरीके से शुरू करना सबसे पहले जो शर्त मानी गई है वो यही मानी गई है। अर्थात एक बार पुनः समझते हैं इस बात को कि किसी भी शिक्षक के द्वारा एक कक्षा में शिक्षण करने से लिए जो भी उसके उद्देश्य हैं उनको पूर्ति करने के लिए सबसे पहली और बेसिक प्राइमरी नीड मानी गई है कि उसको शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से करनी चाहिए। अगर शुरुआत ही हमारी ठीक नहीं होगी तो आगे की चीजें बहुत ज्यादा ठीक से नहीं चल पाएंगी। तो जो शुरुआत होती है किसी भी पाठ को, चैप्टर को, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने की, उसमें जो शुरुआत वाला व्यवहार है, पहला व्यवहार है, वो प्रस्तावना कौशल के नाम से जाना जाता है। प्रस्तावना कौशल का अर्थ है छात्रों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछना। जैसे ही हम जब शिक्षक एक कक्षा में अपने छात्रों से मुखातिब होता है और उनसे विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करना शुरू करता है, तो उनमें वो शुरुआत जो करता है वह इस प्रकार की क्वेश्चन से ऐसे चीजों को पूछता है जो बच्चों के संदर्भ में उनके पूर्व ज्ञान की जानकारी देते हों, जिससे कि शिक्षक को क्या होता है, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी मिलती है और वह इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि अभी वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली चीजों को किस प्रकार से और कहां से शुरू किया जाए, जिससे कि बच्चों को जोड़ने में, उस ज्ञान को समझने में, ग्रहण करने में कठिनाई ना हो। तो प्रस्तावना कौशल में शिक्षक जो है छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानकारी निकालता है और इसी के आधार पर उसको नए ज्ञान से जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात छात्रों के पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से संबंध जोड़ना में मदद करता है हमारा प्रस्तावना कौशल। पाठ्य विषय में छात्रों की रुचि और जिज्ञासा को जानने में मदद करता है और आगे भी चीजों में उनको रुचि आए, जिज्ञासा पैदा हो, इस भाव को भी हमारा एक प्रस्तावना कौशल ही बच्चों में क्या करता है, पैदा करता है। तो प्रस्तावना कौशल किसी भी शिक्षण के दौरान सबसे पहला स्टेप माना गया है, जिसमें बच्चों से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आदि किए जाते हैं और उसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि बालकों को उन बिंदुओं से संबंधित कितना ज्ञान है और उसी के आधार पर उसको नई चीजों से अवगत कराया जाता है और इसके माध्यम से बच्चों की उसमें रुचि भी पैदा होती है और उसमें उनकी जिज्ञासा भी पैदा होती है और इसके माध्यम से आने वाली अगले स्टेप की चीजों में भी बच्चे सक्रिय रूप से शामिल हो पाते हैं। तो इसी को कहते हैं प्रस्तावना कौशल। ये सबसे पहला है जिसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी निकाली जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा प्रस्तावना कौशल किसे कहते हैं।
अगला है प्रश्न रचना कौशल। बिल्कुल साथियों, बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारा जो क्वेश्चनिंग अप्रोच है हमारी क्या होनी चाहिए, उससे संबंधित जो हमारा स्किल है वही कहलाता है हमारा प्रश्न रचना कौशल। तो ये क्या है जानते हैं साथियों। अधिगम या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। जी हाँ साथियों, आप कुछ भी अगर बच्चों से करना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उसके माध्यम में, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी या उत्सुकता एक ऐसी चीज है, अगर इसके माध्यम से अगर हम चीजों को शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सीखने का अधिगम की जो दर है वो बढ़ जाती है। क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक तौर पर उसके अंदर एक गुण पाया गया है कि उसको किसी भी चीज में अगर किसी भी प्रकार से ऐसी चीजों को शामिल किया जाए कि कुछ क्वेश्चंस पूछ के और उसके मन में एक ऐसा भाव पैदा किया जाए कि जिससे उसे जानने की इच्छा पैदा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर शामिल किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं शिक्षण में, तो निश्चित तौर पर बच्चों को वो आगे चीजों को समझने में मदद करेंगे या बच्चों को वो सभी चीजें रुचिकर लगने लगती है। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को आने वाली या अन्य वस्तुओं को या जो भी आने वाले बिंदु हैं उनसे परिचित करा सकते हैं और बच्चे स्वयं से खुद से उनमें रुचि के साथ उनको करने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए प्रश्न की क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं हमारे क्वेश्चंस। इसलिए कक्षा में अधिगम हेतु उचित वातावरण का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को महत्वपूर्ण माना गया है, इंपॉर्टेंट माना गया है। और इसी के माध्यम से बच्चों के छात्र के पूर्व ज्ञान का निर्धारण भी कर रहे थे हम प्रस्तावना कौशल में। और बाद में भी जब हम किसी विषय वस्तु को, किसी बिंदु को बच्चों को समझाते हैं तो उनके बारे में तुलनात्मक जानकारी निकालने के लिए भी हमारा क्या है, प्रश्न रचना कौशल ही काम आता है, जिसके माध्यम से हम ये पता कर पाते हैं कि बच्चों में अब ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है, पूर्व ज्ञान कितना था। फिर बाद में यह पता करने में, अंतर करने में भी सहायता करते हैं हमारे क्या, प्रश्न रचना कौशल या क्वेश्चनिंग स्किल जो है वो बच्चों को पूर्व ज्ञान और साथ ही साथ जो अंतर है, वर्तमान में जो चीजों को उसने ग्रहण किया है, उन सभी के बारे में मदद करता है हमारा। इसलिए हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग स्किल्स को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स के नाम से जाना जाता है। और जानते हैं साथ ही इसको डिटेल में, हमारा जो भी क्वेश्चनिंग स्किल है या प्रश्न कौशल है, इसके माध्यम से छात्रों की जो है रुचि कक्ष कार्यों में बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे क्या होता है, बच्चे एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से बने रहते हैं। क्योंकि क्वेश्चनिंग इज द बेस्ट मेथड बताया गया है। सुकरात विधि भी है, प्रश्नोत्तर विधि या वुडवर्थ के नाम से जाना जाता है प्रश्नावली विधि। इसके माध्यम से किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को समझाना या उसके बारे में चर्चा की जाती है, तो कहीं ना कहीं हम अपने खुद से इच्छाओं से आंतरिक रूप से उसको समझने के लिए तत्पर होते हैं। और जब हम किसी कार्य को करने के लिए जब आंतरिक रूप से भी प्रेरित होते हैं, आंतरिक रूप से हमारी खुद की इच्छाएं होती हैं, तो निश्चित तौर पर हम उसमें कहीं ना कहीं और अन्यों की अपेक्षा जिनमें ये आंतरिक रूप से नहीं है, कहीं ना कहीं उनसे हम ज्यादा सीखते हैं या ज्यादा उनके बारे में समझ पाते हैं। तो बिल्कुल साथियों, जो शिक्षण में हमारा प्रश्न कौशल है, ये बच्चों की कक्षा में क्या होती है, कार्यों को करने में रुचि पैदा करती है और पढ़ाया गया बिंदु बच्चों को आसानी से समझ में आता है। और साथ ही साथ यह भी जांच होती रहती है कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। इन सभी चीजों की जांच करने में हमारी क्या है, प्रश्न कौशल मदद करते हैं। और ये छात्रों के साथ ही साथ मानसिक स्तर की भी जांच करते हैं और ये बच्चों का निर्माणात्मक रूप से मूल्यांकन करते रहते हैं, जिसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो छात्र के बीच बीच में किया जाता है। तो क्वेश्चनिंग मेथड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाए जाने के दौरान ही, शिक्षण के दौरान ही उसका अगर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कहने का मतलब है हम बच्चे का फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, जिसे हिंदी में कह सकते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है। तो बिल्कुल साथियों, हमारा क्वेश्चनिंग स्किल हमारा क्या करता है, बच्चे का निर्माणात्मक मूल्यांकन करने में भी सहायक होता है। अगला है प्रश्न पूछने का कौशल। अब क्वेश्चनिंग स्किल जब इतना इंपॉर्टेंट है तो उसके संदर्भ में यह जानना भी आवश्यक है कि ये पूछने का कौशल किस प्रकार का होना चाहिए, अर्थात क्वेश्चनिंग मेथड में किस प्रकार के क्वेश्चंस को वरीयता दी गई है और किस प्रकार से कहां पर कौन कौन से क्वेश्चनों को पूछा जाना चाहिए, आदि आदि। तो कक्षा में प्रश्नों को उचित प्रकार से पूछना एक कौशल है। क्वेश्चन पूछना एक अलग बात है और क्वेश्चंस को बिल्कुल सटीकता के साथ अकॉर्डिंग टू बिंदु, जो भी पॉइंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पूछना और जो उसके साथ कहीं ना कहीं तालमेल रखता हो और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, यह और भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो कक्षा में प्रश्नों को उचित प्रकार से पूछा जाना ही एक कौशल है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सावधानियां रखनी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जिसके संदर्भ में विभिन्न प्रकार की कुछ शिक्षक को क्वेश्चनिंग मेथड में या क्वेश्चनिंग स्किल से संबंधित कुछ सावधानियां बरतने के लिए या कुछ
चीज़ों की जानकारी भी दी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए या इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप शामिल करेंगे आदि आदि, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रश्न पूछने का कौशल। जैसे कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं वो पूरी कक्षा से पूछे जाने चाहिए, ना कि सिर्फ चुनिंदा बालकों से। अर्थात जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण करे तो सिर्फ चुनिंदा बालकों से क्वेश्चन ना पूछे, लगभग हर बालक से कभी ना कभी क्रम में किसी भी प्रकार से हर बच्चा कहीं ना कहीं उसमें शामिल होना चाहिए। हर बच्चे से लगभग एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाना चाहिए, ना कि सिर्फ चुनिंदा बालकों से। और सबसे पहली बात कि इसमें पहले ही नाम लेकर प्रश्न नहीं पूछे, कि पहले ही नाम ले लिया फिर क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछे जाने चाहिए कि माधव तुम बताओ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को थोड़ा सा नेगेटिव माना गया है, या इस प्रकार के क्वेश्चंस को शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को बच्चों से नहीं करने चाहिए। साथ ही और जानेंगे, इच्छुक छात्रों के मध्य किसी एक का चयन नाम से करके उन्हें से पुनः क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। जी हाँ साथियों, जैसे कि हमने अपने पिछले बिंदु में बताया कि पहले से ही नाम लेके नहीं बताना है, लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चंस पूछा और उसमें बहुत सारे बच्चे उसका उत्तर देना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप उनमें से किसी एक बच्चे का नाम लेंगे और फिर पुनः उससे क्वेश्चन पूछेंगे, और साथ ही अगर वह उस क्वेश्चन का उत्तर देता है तो उससे संबंधित एक अगला क्वेश्चन उससे पूछा जाना चाहिए। अगला है, प्रश्नों का वितरण उचित प्रकार से करना चाहिए जिससे कि संपूर्ण कक्षा के छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने का अवसर मिले। बिल्कुल साथियों, जैसे कि हम अपने पिछले वाले बिंदु में भी हम इसको चर्चा कर चुके हैं कि क्वेश्चंस का इस प्रकार से फॉर्मेट होना चाहिए कि सभी बच्चों को लगभग अपने किसी ना किसी क्रम में कोई ना कोई बार एक ही कक्षा में लगभग सभी बच्चों से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाना चाहिए। इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ कक्षा में ऐसे भी बच्चे होंगे जो उत्तर देने से बचते हैं या शिक्षण प्रक्रिया में प्रश्न उत्तर वाले सेशन से बचने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे साथ छात्रों को भी मुख्य रूप से या बिल्कुल आवश्यक तौर पर उनको भी बिल्कुल भी दूर नहीं रखना है, उनको भी इस प्रक्रिया में निश्चित तौर पर शामिल करना चाहिए। उनसे भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अगर बच्चा थोड़ा सा डरता है तो उससे कुछ आसान क्वेश्चन पूछें, चाहे कोई सरल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन निश्चित तौर पर पूछे जाना चाहिए। अगर बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, किसी भी प्रकार से उस बौद्धिक स्तर में थोड़ा कम है, तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अगर बच्चा कोई और बच्चा बौद्धिक रूप से प्रबल है तो उससे थोड़ा सा डिफिकल्टी स्तर के क्वेश्चंस को पूछा जाए। कोई बच्चे का अगर मानसिक स्तर कम है तो उससे थोड़ा सा कम डिफिकल्टी स्तर वाले क्वेश्चंस को पूछा जाए, लेकिन निश्चित तौर पर सभी से कुछ न किसी प्रकार से किसी न कोई बिंदु पर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाना चाहिए। साथ ही प्रश्न पूछने के बाद उत्तर पर विचार करने के लिए भी छात्रों को कुछ समय देना चाहिए। अर्थात इस बात से यह कह रहा है कि जब भी कोई शिक्षक कक्षा में बच्चों से क्वेश्चन पूछे तो तुरंत किसी दूसरे बच्चे से उत्तर पूछने ना लगे। अर्थात पहले उसको बच्चे को कुछ सोचने के लिए या उसका उत्तर देने के लिए निश्चित समय, थोड़ा सा उचित समय उसको देना चाहिए। तत्पश्चात वह क्वेश्चन किसी और बच्चे से पूछना चाहिए। अर्थात बच्चों को विचार करने का भी अवसर या समय दिया जाना चाहिए। अगला है हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। बिल्कुल स्टिमुलस चेंज में जो हमारा स्किल है, स्टिमुलस स्किल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों उद्दीपन एक ऐसी प्रक्रिया माना गया है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित होता है। स्टिमुलस एक प्रकार की कोई वस्तु हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, कोई भाव हो सकता है, कोई शब्द भी हो सकता है, जिसके माध्यम से हम किसी कार्य को करना शुरू कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक उन्होंने बताया है कि कोई स्टिमुलस होता है तो उसके माध्यम से ही हम रेस्पॉन्स करते हैं। जब तक हमें कोई उद्दीपक नहीं दिखता है तो हम किसी भी उसके संदर्भ में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक उद्दीपन का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। हमने अपने अधिगम के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत, ये सब ऐसे ही नहीं पढ़ते, इनके पीछे कुछ लॉजिक्स है, क्योंकि यही बाद में हमारे शिक्षण शास्त्र में बच्चों को समझने में, समझाने में, अधिगम और आदि चीजों को करने में मदद करते हैं। तो उसी में कहा गया है कि उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस का हमारे शिक्षण में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, और इसका डेवलपमेंट या इनको किस प्रकार से कक्षा में प्रयोग किया जाना चाहिए, इस बात पर भी शिक्षक को पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, इसकी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। तो उसी को कहा गया है उद्दीपन कौशल। तो ये क्या है? उद्दीपन का अभिप्राय उस वस्तु या उस क्रिया से होता है जिस पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। कोई ऐसी वस्तु या कोई शब्द या कोई चीज हो सकती है जिसके माध्यम से बालक उस काम को करने का प्रयास करता है या उसके संदर्भ में प्रतिक्रिया करता है।
तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उद्दीपन का अर्थ है शिक्षक द्वारा की गई उन क्रियाओं से होता है जिन पर छात्रों से प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा या उम्मीद की जाती है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जब कोई कक्षा में एक शिक्षक करता है जिसकी वजह से बच्चे उसके रिवर्ट में काम करना शुरू कर देते हैं या उस क्रिया में शामिल होने का प्रयास करते हैं, तो वही हमारा जो यूज किया जा रहा है व्यवहार या टेक्निक, वही हमारा क्या कहलाता है, उद्दीपन कौशल कहलाता है। उद्दीपन परिवर्तन से तात्पर्य शिक्षक क्रियाओं में इस प्रकार का परिवर्तन करना है जिससे कि अधिगम प्रक्रिया प्रभावी बन सके। जी हाँ साथियों, कोई भी शिक्षण कौशल है, सभी का उद्देश्य कहीं ना कहीं यही है कि हमारा शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी बन सके, अच्छी बन सके, प्रभावशाली बन सके, रोचक बन सके, बच्चों को आनंद आए। साथ ही साथ आनंद से मतलब कि बच्चे उसको काम को करने में कठिनाई महसूस ना करें और उनमें रुचि का भाव पैदा हो और वो उससे दूर ना भागें, और ज्ञानात्मक के साथ साथ क्रियात्मक और भावात्मक पक्षों का भी विकास हो। तो उसके संदर्भ में बिल्कुल जो भी हमारे टेक्निक्स यूज की जा रही है वो सभी कौशल हैं और इन सभी का उद्देश्य यही है कि हमारे शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सके। उद्दीपक द्वारा शिक्षक निम्न प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? उद्दीपक के द्वारा क्या क्या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उद्दीपक के रूप में काम करती हैं? जैसे शिक्षक के द्वारा बोलने की गति परिवर्तित करके। जी हाँ साथियों, जब एक कक्षा में शिक्षक शिक्षण करता है तो अपनी बोलने की गति को कभी तेज कभी मंद करता है, अर्थात शब्दों के अनुसार, वाक्यों के अनुसार उचित प्रवाह, भाव, उतार चढ़ाव आदि चीजों को शामिल किया जाता है, जिससे बच्चों को कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये बात कौन सी किस प्रकार से कही जा रही है, इसका क्या मायने हो सकते हैं आदि आदि। तो जो स्टिमुलस क्या हो सकते हैं शिक्षण के दौरान, तो जरूरी नहीं कोई वस्तु ही दिखाई जाए, जैसा कि मैंने कहा शब्द भी हो सकते हैं, भाव भी हो सकते हैं। तो जैसे बोलने की गति में परिवर्तन करके, तो इसका मतलब है कि शिक्षक द्वारा यहां पर उद्दीपन कौशल प्रयोग किया जा रहा है। शारीरिक मुख मुद्राओं में परिवर्तन करके, किसी भी बात को पढ़ा रहे हैं तो फेशियल एक्सप्रेशंस को जो चेंज किया जा रहा है, बिंदुवार अलग अलग प्रकार से हम अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस को शो कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक उद्दीपन कौशल ही है। व्याख्यान के माध्यम से और चार्ट या मॉडल दिखा दिखाकर चीजों के संदर्भ में उनको समझाया जाए, कराया जाए, तो ये भी हमारा एक स्टिमुलस या उद्दीपन कौशल है। अंत्य क्रिया का स्वरूप परिवर्तित करके, अर्थात बच्चों के साथ जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा अपना तरीका बदल बदल के हर बार हर प्रकार से, या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हर बार हर क्रिया के लिए समान प्रकार का व्यवहार ना करके अलग अलग प्रकार के व्यवहार अगर किए जाते हैं तो वह भी हमारे उद्दीपन कौशल में ही शामिल होते हैं। और क्या क्या किया जा सकता है उद्दीपन कौशल के संदर्भ में? कक्षा में निरीक्षण कार्य आरंभ करके कक्षा के चक्कर लगाना, बीच बीच में बच्चों के बीच में घूमना, बीच बीच में उनको पॉज भी देना, कुछ समय का प्रयोग करना, फिर उनको कुछ समय देना, साथ ही छात्रों को श्याम पट पर कार्य करने के लिए भी आमंत्रित करना, कुछ सरल सरल युक्तियों को जो भी बच्चे जान सकते हैं, कर सकते हैं, जिनमें उनमें कॉन्फिडेंस स्तर हो सकता है, उन चीजों को बच्चों को बोर्ड पे बुला करके उनसे भी चीजें वो कराई जा सकती हैं। साथ ही छात्रों का ध्यान विशेष जगह पर केंद्रित करके, जैसे कि इस नक्शे को देखो बेटा, इस चीज को देखो, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हुए, चीजों को प्रयोग करते हुए भी उसमें क्या किया जा सकता है, बच्चों का स्टिमुलस का भाव पैदा किया जा सकता है, अर्थात उनके कारण उन बच्चों को उन चीजों से संबंधित प्रतिक्रियाओं को करने के लिए तैयार किया जा सकता है। अगला है हमारा पुनर्बलन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल। बिल्कुल साथियों, पुनर्बलन का मतलब होता है जब कोई भी ऐसा व्यवहार जिसके माध्यम से हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं तो उसी को पुनर्बलन कहते हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल कहते हैं। अर्थात किसी कार्य को करने से जब हमें किसी चीज की प्राप्ति होती है या हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें किसी कठिनाई से बचने का मौका मिलता है, या हम किसी कठिनाई में नहीं पड़ते हैं, या हमारी कोई हमसे चीज नहीं छिनती है, तो इस प्रकार से उस प्रक्रिया को ही पुनर्बलन कहा जाता है। पुनर्बलन हमारे दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में जब हम किसी व्यवहार को करते हैं और हमें किसी नई चीज की प्राप्ति होती है, और नकारात्मक पुनर्बलन वह होता है जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हम किसी कष्ट, दंड या पीड़ा से बच जाते हैं। तो ये भी एक आवश्यक स्किल है जो एक टीचर में विकसित किया जाना आवश्यक होता है, जिसको कहते हैं पुनर्बलन कौशल या रीइंफोर्समेंट स्किल। क्या है साथियों ये? तो पुनर्बलन छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने की एक टेक्निक है या एक कला है, जिसके माध्यम से शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना सकता है। छात्रों द्वारा उत्तर प्राप्त होने पर उन्हें प्रदान किए जाने वाले पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक ही क्या कहलाता है, एक प्रकार से पुनर्बलन का कार्य करता है। बिल्कुल साथियों, जब छात्रों द्वारा उत्तर प्राप्त होते हैं, जो भी इस प्रकार से उनका
फीडबैक मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक पुनर्बलन ही है। जब शिक्षक ने कोई भी चीज पढ़ाई और उसके बाद अगर बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं, उन चीजों के बारे में समझा पा रहे हैं, आदि आदि चीजें कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वह क्या है, पुनर्बलन कौशल है। अगला है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स में इसको शामिल किया जाता है। एक ऐसा कौशल, एक ऐसा स्किल, एक ऐसी टेक्निक जिसमें उदाहरणों को प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारे शिक्षण में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण माना गया है वो उदाहरणों को माना गया है, क्योंकि उदाहरणों के माध्यम से हमें चीजें आसानी से हमारे स्कीमा में सेव होती हैं, आसानी से हम चीजों में सह संबंध स्थापित कर पाते हैं, को रिलेशन कर पाते हैं, आदि आदि। तो उदाहरणों का स्पष्टीकरण कौशल यानी कि जो भी हमारा एग्जाम्पल स्किल है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल माना जाता है। इसमें क्या होता है साथियों, कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक जब विभिन्न प्रकार की चीजों को, बिंदुओं को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करता है। अगर वह पहले उदाहरण लेता है फिर बाद में नियमों की बात करता है, तो कहीं ना कहीं वो आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है। और कई बार शिक्षक पहले बच्चों को नियमों की जानकारी देता है फिर उदाहरणों की, लेकिन उदाहरण कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किसी भी बिंदु को समझाने में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए उदाहरण भी अपने आप का एक, उदाहरणों का स्पष्टीकरण करना भी अपने आप में एक स्किल है, एक कौशल है, एक टेक्निक है, जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो किसी भी टॉपिक में, प्रकरण में नवीन ज्ञान को विद्यार्थी के मस्तिष्क में स्पष्ट करने के लिए, उसको अच्छे से समझाने के लिए, उनसे संबंधित चीजों से परिचित कराने के लिए उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात उदाहरणों की किसी भी चीज को, नई ज्ञान को समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरणों के प्रयोग से छात्र अधिक सहज हो जाते हैं, इजी टू कैरी कर पाते हैं, अर्थात आसानी से चीजों को ग्रहण कर पाते हैं और अपने पुराने ज्ञान से नई चीजों को जोड़ पाते हैं और नई जानकारियों को भी आसानी से अपने अंदर ग्रहण करते हुए आगे वाले परिस्थिति में जो कठिन स्तर की चीजें आते हैं उनको भी आसानी से समझ पाते हैं। अतः उदाहरण द्वारा अगर स्पष्टीकरण किया जाता है तो बिल्कुल बालक आसानी से चीजों को समझ पाते हैं और आने वाली चीजों को आसानी से ग्रहण तो करेंगे ही, साथ ही साथ अपने जो भी अपने ज्ञान में से संबंधित जो बोध की क्षमता होती है वो, और उसके बाद प्रयोग की क्षमता भी उनमें विकसित होती है। तो सिर्फ चीजों को समझते ही नहीं है, उनमें बोध यानी कि जो भी चीजों की समझ है और उनको अनुप्रयोग करने की क्षमता का भी विकास जो होता है वो उदाहरणों के माध्यम से ही होता है। तो इसी को कहते हैं हमारा उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण कौशल। अगला है हमारा श्यामपट्ट कौशल। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कौशल्स में से एक है। वैसे हम साथियों फिलहाल हम चर्चा उन्हीं कौशल्स की कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी श्यामपट्ट कौशल भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारा श्यामपट्ट है उसको शिक्षक का सबसे अच्छा या सबसे सच्चा मित्र कहा गया है। जी हाँ साथियों, जो श्यामपट्ट है वो शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र माना गया है, क्योंकि कक्षा में शिक्षण के दौरान जो शिक्षक है वो हमारा सबसे ज्यादा प्रयोग अपनी चीजों को समझाने के लिए किसका करता है, श्यामपट्ट यानी कि बोर्ड का करता है। पहले इसको ब्लैक बोर्ड कहा जाता था, वर्तमान में ये विभिन्न प्रकार के व्हाइट या ग्रीन बोर्ड्स भी यूज किए जाते हैं, तो हम अब बोल देते हैं। वैसे श्यामपट्ट का मतलब ब्लैक बोर्ड होता है, लेकिन इसको हम अब ग्रीन या व्हाइट कलर के भी यूज करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको श्यामपट्ट कहें या ब्लैक बोर्ड स्किल कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी नाम हो चुका है, ना कि कोई किसी चीज की क्वालिटी है। तो श्यामपट्ट कौशल की अगर हम बात करें तो श्यामपट्ट का सबसे पहला आविष्कार जो किया था वो किया था जेम्स विलियम ने। बिल्कुल साथियों, श्यामपट्ट का आविष्कार किया था हमारे जेम्स विलियम ने। शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी जो माना गया है वो हमारा श्यामपट्ट माना गया है, और हमारा श्यामपट्ट जो है वो एक दृश्य सामग्री है। बिल्कुल साथियों, इसको देखा जाता है, इसमें कोई ध्वनि संबंधित कुछ नहीं होता, सिर्फ ये एक भौतिक वस्तु है जिसमें चीजों को या शब्दों को, वर्णों को, अक्षरों को या चित्रों को उस पर ड्रॉ करते हुए बच्चों को किसी भी चीज की, किसी भी बिंदु की समझ पैदा करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। अर्थात हमारा श्यामपट्ट एक दृश्य उपकरण है या एक दृश्य सामग्री है, हमारा विजुअल एड्स के नाम से इसको जाना जाता है। विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा कोई विद्यालय, ऐसा कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं होगा जहां पर बच्चों को शिक्षण कराया जाए और इस श्यामपट्ट का प्रयोग ना किया जाता हो। निश्चित तौर पर आवश्यक शिक्षण सामग्रियों में इसको शामिल किया जाता है हमारे श्यामपट्ट को। यह जमीन से इतनी ऊंचाई पर होता है
या होना चाहिए कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों इस पर आसानी से लिख सकें, क्योंकि कई बार हम विभिन्न प्रकार से बच्चों को भी बोर्ड पर अपनी चीजों को समझाने या बताने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसलिए इस बात का निश्चित तौर पर ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि बोर्ड को जमीन से इतनी ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों इस पर आसानी से लिख सकें या चीजों को समझाया जा सके। और जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। इस प्रकार श्याम पट्ट का प्रयोग करने से छात्रों को तथ्यों को समझाना, शब्दों को, घटनाओं को, चित्रों को आदि को अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित करने और सीखने में सहायता मिलती है। वहीं शिक्षक भी इसकी सहायता से पूरी कक्षा को एक साथ पढ़ाने एवं गृह कार्य देने में या होमवर्क देने में भी उसको सरलता होती है, जिसके माध्यम से बच्चा को जो है शिक्षक बिंदुओं को समझा सकता है, चित्रों के माध्यम से, आकृतियों के माध्यम से, जो भी किसी भी चीज के संदर्भ में क्रिया विधि हो सकती है उसको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाया जा सकता है या जाता है, जो कि बच्चों को कहीं ना कहीं काफी महत्व देती है। क्योंकि सिर्फ सुननाई के साथ साथ जब हमें चित्र भी दिखाई देते हैं, कोई आकृतियां भी दिखाई देती हैं, तो हमें ज्यादा चीजें समझ में आती है, क्योंकि बहु इंद्रिय ज्ञान अधिक सक्रिय होता है। तो श्याम पट्ट का प्रयोग करते हुए शिक्षक चीजों से संबंधित देखने की या दृश्य चीजों को प्रदर्शित करता है और अपने व्याख्यान में वह श्रव्य सामग्री का प्रयोग करता है, जिसके माध्यम से बच्चा चीजों को आसानी से समझ सकता है। शिक्षक को श्याम पट्ट पर लिखते समय कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि शिक्षक को श्याम पट्ट पर लिखते समय कितने अंश का कोण बनना चाहिए। तो जी हाँ साथियों, शिक्षक को श्याम पट्ट पर लिखते समय बोर्ड से उसका 45 अंश के कोण पर खड़ा होना चाहिए। एकदम से कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बोर्ड की तरफ खड़े जाते हैं, बच्चों को पीठ दिखाई देती है। तो कहने का मतलब है जब एक शिक्षक बोर्ड पर लिखे तो बच्चों को उसकी पीठ नहीं दिखाई देना चाहिए। अर्थात 45 अंश के कोण को बताया गया है। बोर्ड के सापेक्ष शिक्षक कितने अंश के कोण पर होना चाहिए लिखते समय? 45 अंश के कोण पर होना चाहिए। साथ ही श्याम पट्ट कौशल में इस बात पर भी जोर दी जाती है कि शिक्षक के द्वारा जो भी बोर्ड पर शब्द अंकित किए जाएं, यानी कि जो भी उसकी लिखावट है वो अच्छी हो, बड़े बड़े अक्षर हो। अगर शब्दों को प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि अगर अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है तो उसमें कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं, तो उनमें बिल्कुल निश्चित अनुपात एकदम होना चाहिए कि आसानी से इस बात को अंतर किया जा सके कि ये कैपिटल है या स्मॉल है। सुंदर साफ लिखावट होनी चाहिए। अक्षरों का आकार बिल्कुल स्पष्ट और बड़ा, थोड़ा सा इस प्रकार से बड़ा होना चाहिए कि हर एक बच्चे को बैठे हुए क्लास में आगे वाली पंक्ति में बैठे हुए बच्चे के साथ साथ अंतिम वाले जो पंक्ति में बच्चा बैठा है उसको भी साफ रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि श्याम पट्ट को शिक्षक का क्या कहा गया है? सबसे अच्छा मित्र कहा गया है। और जानते हैं इसमें और डिटेल में अभी कुछ चीजें कि श्याम पट्ट की क्या क्या उपयोगिता है, यानी कि किस किस चीज में ये हमारा काम आता है। तो श्याम पट्ट की उपयोगिता, यानी कि श्याम पट्ट सबसे पहली बात एक सस्ता उपकरण है जो आसानी से उपलब्ध होता है। इसके माध्यम से छात्रों को जब शिक्षक हमारा व्याख्यान करता है तो उसके साथ साथ जब वो बोर्ड को प्रयोग करता है तो चीजों को देखने का भी अवसर प्राप्त होता है। इसके प्रयोग से छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित रहता है। बिल्कुल साथियों, शाब्दिक माध्यम में कही गई बात को श्याम पट्ट पर लिखने से छात्रों को पुनर्बलन भी प्राप्त होता है, क्योंकि सुनकर हम कई बार चीजों के संदर्भ में अपने स्कीमा में प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वही बोले हुए शब्द जब बोर्ड पर लिख दिए जाते हैं तो हमारे आसानी से वो हमारे स्कीमा में सेव हो जाते हैं। कई बार हमारी किसी भी शब्द से संबंधित जो भी वर्तनियां होती हैं आदि की भी शुद्धिकरण हो जाता है और हम उनको सही रूप में लिखना भी सीख लेते हैं। अर्थात उच्चारण का संदर्भ में किस प्रकार से उसका लेखन किया जाना चाहिए आदि आदि चीजों का भी हमारे श्याम पट्ट के आधार पर ही इनका विकास हो पाता है। कक्षा में छात्र सहभाग एवं सक्रियता में भी वृद्धि होती है जब इसके माध्यम से बच्चे कक्षा में सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं और उनकी चीजों में भी वृद्धि होती है। अगला है स्पष्टीकरण कौशल। बिल्कुल साथियों, स्पष्टीकरण कौशल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कौशलों में से एक यह भी माना जाता है। तो हम अपने जो भी कौशल्स को हमने जाना उनमें से अंतिम है हमारा स्पष्टीकरण कौशल। तो जानते हैं इसके बारे में। तो शिक्षण में अनेक प्रकार के शिक्षण जो भी हमारे सिद्धांत हैं वो प्रत्यय तथा नियम आदि को समझाना पड़ता है। बिल्कुल साथियों, जब भी कोई टीचिंग की जाती है तो विभिन्न प्रकार के
जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल्स हैं, जब उनको समझाना पड़ता है, बिल्कुल साथियों। तो जब उनको हम समझाते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, तो उसी को ही स्पष्टीकरण कौशल के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन जब हम करते हैं किसी भी चीज का, तो वही क्या है, हमारा स्पष्टीकरण कौशल। नियमों को समझाना, हमारी जो भी अप्रोच है उन नियमों को बच्चों को समझाने की, उन सिद्धांतों को समझाने की जो भी अप्रोच है, जो भी हम व्याख्यान के माध्यम से उसको कर रहे हैं, और साथ में विभिन्न प्रकार की और चीजें भी शामिल करते हैं, तो वही हमारा क्या है, स्पष्टीकरण कौशल है। इस व्याख्या का स्पष्टीकरण के कौशल के अंतर्गत विषय वस्तु पर आधारित, परस्पर पूरी तरह से संबंधित और क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं। अर्थात बिंदुओं को समझाने के लिए शिक्षक क्या करता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजों को जोड़ता है, उसको क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है, बिंदुवार उनको समझाते हुए, उनके आगे की चीज़ों को, पिछले की चीज़ों को कनेक्ट करते हुए, पिछले ज्ञान को कनेक्ट करते हुए नई ज्ञान की चीज़ों को समझाने का प्रयास करता है। सार्थक कथन देता है, अर्थात ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करता है जिनको बच्चे आसानी से समझ सकें, अपने स्कीमा में ग्रहण कर सकें। तो वही हमारा क्या है, एक प्रकार का व्याख्यान है एक। और जब हमारा व्याख्यान वो इस प्रकार से इन उद्देश्यों की जो भी पूर्ति करता है, तो वो स्पष्टीकरण कौशल के नाम से कहे जाते हैं। या आगे इसी में और जानते हैं स्पष्टीकरण कौशल के क्या क्या घटक हैं। अर्थात जब कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक स्पष्टीकरण कर रहा है, तो उसमें कौन कौन सी चीजों को शामिल करेगा, किस प्रकार की चीजें उसमें शामिल होंगी, तो वे स्पष्टीकरण कौशल कहलाएंगे। जैसे कि प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग करना। बिल्कुल, हम किस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, हम किन चीजों को जान रहे हैं, इन चीजों का अच्छे से स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, प्रारंभिक कथनों को स्पष्टता से प्रयोग किया जाना चाहिए। और निष्कर्षात्मक कथन स्पष्ट होना चाहिए कि हम इस काम को करते हैं, इस बिंदु को जानते हैं, तो अर्थात इस बात से क्या निष्कर्ष निकलता है, इस बात से क्या अर्थ निकलता है, इस बात का भी स्पष्टता होनी चाहिए। और शिक्षक की बिंदु को समझाने के समय कैसी होनी चाहिए, भाषा में निश्चित प्रवाह होना चाहिए, सही उतार चढ़ाव वाक्यों के शब्दों के अनुसार करना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन या हाव भाव का उचित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए, किसी भी बिंदु को समझाने के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात इस बात से यह है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिन शब्दों का बच्चों से कहीं ना कहीं परिचित हो, या उन शब्दों के साथ वो आसानी से उन बिंदुओं को समझ सकते हो, या वे शब्द होने चाहिए जो बच्चों की समझ वाले हों। और कथन ऐसे होने चाहिए जो कहीं ना कहीं पहला स्टेटमेंट या अगला स्टेटमेंट जो आए वो पिछले स्टेटमेंट की पूर्ति करता हो, या अभी जो हम बोल रहे हैं वो आने वाली चीजों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हो। अर्थात कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए, यानी कि सभी जो भी स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं वो सभी एक दूसरे से रिलेटिव होने चाहिए, और उनमें इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए कि बच्चा उनमें किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो, कोई भी इसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति पैदा ना हो। असमृद्ध कथनों की अनुपस्थिति, बिल्कुल ऐसे बिंदुओं को बिल्कुल प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए जिससे कि वो बिल्कुल भी कोई डाउट पैदा करें या उस बिंदु से कोई भी कनेक्टिंग ना रखते हो। अर्थात ऐसे ही बिंदुओं की चर्चा की जानी चाहिए सिर्फ जो सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उस बिंदुओं से संबंधित हो और कहीं ना कहीं उसमें यूजफुल हो। विचारों में परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि एक वाक्य ऐसा हो जो अगले वाक्यों की भी पुष्टि करता हो, कहीं ना कहीं उससे कनेक्टिंग हो, जुड़ाव रखता हो। छात्रों के बोध परीक्षण हेतु तो बीच बीच में पूछे गए प्रश्न, बिल्कुल साथियों जो समझाया जा रहा है साथ साथ के उसमें बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछे जाते रहना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, कितनी चीजें नहीं समझ पाए हैं, और कहां पर किस बिंदु पर दोबारा से एक बार पुनः उन पे चर्चा करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ सिर्फ स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए, स्पष्टीकरण के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के उदाहरण और आदि चीजों को भी शामिल करना चाहिए, यानी कि स्पष्टीकरण सिर्फ शाब्दिक नहीं होना चाहिए, उसमें विभिन्न उदाहरण और अन्य तथ्यों को भी शामिल करना चाहिए जो बच्चे जानते हो या उन्होंने देखे हो, सुने हो, उन सभी चीजों को भी शामिल उसमें करना चाहिए। तो स्पष्टीकरण के कौशल को व्याख्या कौशल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज की व्याख्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो भी ऐसे बिंदु हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो बाधा डालते हैं या काम को प्रभावित कर रहे हैं, बच्चों की क्षमताओं को अनुरूप नहीं है, तो ऐसी चीजों को बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए। तो उसी को कहते हैं हमारे स्पष्टीकरण कौशल, मतलब ऐसे कौशल जो बच्चों को सटीक रूप से, अच्छे रूप से स्पष्टीकरण करते हो। तो साथियों, हमने अपनी आज की इस क्लास में जाने
हमारे शिक्षण कौशल क्या होते हैं। तो शिक्षण कौशल से मतलब सबसे पहले हमने जाना कौशल किसे कहते हैं। तो कौशल एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे कम समय में, कम परिश्रम में, कम संसाधन के तथा कम धन के आधार पर हम अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति कर पाते हैं। तो शिक्षण भी एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। हमारे कम समय, कम मेहनत और कम रिसोर्सेस और कम धन में अगर हम कर पाते हैं तो वो हमारे शिक्षण जो है बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण होगा। और उसी के संदर्भ में जो टेक्निक्स या गुणों का विकास किया जा रहा है, व्यवहार का विकास किया जा रहा है, वही हमारा शिक्षण कौशल है। हमने जाना शिक्षण कौशल के क्या क्या प्रकार हैं, कौन कौन के अनुसार, और जो हमारे मुख्य मुख्य खास खास शिक्षण कौशल हैं उनको हमने डिटेल जाना, जैसे कि प्रस्तावना कौशल क्या है, प्रश्न रचना कौशल क्या है, हमारा प्रश्न पूछने का कौशल क्या होता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल किसे कहते हैं, और हमारा पुनर्वलन कौशल जाना हमने जाना उदाहरणों का स्पष्टीकरण कौशल, हमने जाना श्याम पट्ट कौशल किसे कहते हैं, हमने जाना स्पष्टीकरण का कौशल किसे कहते हैं। तो साथियों इसी के साथ हमारी आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो साथियों इसी के साथ हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली नई क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ते रहें, सीखते रहें। ओके भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।